नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने-अपने पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी हैं, तो आप सभी लोग दिन-रात एक करके पढ़ाई कर रहे होंगे और आप सभी के पढ़ाई में 4 चाँद लगाने के लिए, थोड़ी-सी वैल्यू ऐड करने के लिए हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कॉरेस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में आपको हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को कवर करवा दिया था और आप सभी ने उसी वीडियो को देख लिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, तो ये वीडियो भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और प्रैक्टिस सेट 1 में आपका स्कोर कितना बन पाता है, आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है? दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड होगा, जिसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर दीजिएगा, जहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी, ठीक है? दोस्तों एक बात और आपको बता दें, इसका हमने प्लेलिस्ट भी बना दिया है। आप लोग प्लेलिस्ट को भी देखते रहिएगा, जहाँ से सारी जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है, सभी कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट को और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? दोस्तों आपको हम कई बार बता चुके हैं, जब भी आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें आपको महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जो भी प्रैक्टिस सेट होते हैं, वहाँ से आपके महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध के बारे में चर्चा होती ही होती है। तो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप उसको कवर कर लीजिएगा। यहाँ दोस्तों हम बात करें अगर महावीर स्वामी की, दोस्तों महावीर स्वामी जी थे ना जैन धर्म के कौन थे? 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है? अगर आपसे पूछा जाए कि महावीर स्वामी कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। यहाँ बातें यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है? दोस्तों यहाँ पे हम बात करें इसका तो शिक्षाओं को 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये आपके गुजरात के वल्लभी में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के वल्लभी में स्थित है। और दोस्तों वल्लभी से आप तो याद रखेंगे जो जैन संगीति हुई थी, सेकंड नंबर का जैन संगीति, वो कहाँ हुआ था? तो आपके गुजरात के वल्लभी में ही हुआ था, ठीक है? जैन संगीति जो हुई थी वो गुजरात के वल्लभी में हुआ था, ठीक है? दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे जो जैन संगीति हुई थी ना, वो 2 जैन संगीति हुई थी, ठीक है? पहला दोस्तों कहाँ हुआ था? देखिए पहला जो जैन संगीति हुई थी ना, वो चतुर्थ शताब्दी में हुई थी। कब? चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में पहली जैन संगीति होती है और दोस्तों ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये आपके अगर हम स्थान की बात करें, तो ये आपके पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति होती है और ये किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी प्रथम जैन संगीति। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। कब? चतुर्थ शताब्दी में, ठीक है? वही दोस्तों हम बात करें अगर दूसरी जैन संगीति की, तो ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये 512 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 512 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये आपके वल्लभी में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है? और दोस्तों इसकी जो अध्यक्षता किया गया था, ये आपके देवर्षि क्षमा श्रवण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? देवर्षि क्षमा श्रवण द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी मिली है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। बस आपसे इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देंगे, ठीक है? तो ये जो आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग इसे अपना नोट्स भी बना सकते हैं। एक अलग कॉपी बना करके वहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये सभी आपको एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं, ठीक है? तो इस प्रकार ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या होगा? यानी कि शासक जो आए थे भारत में, वो पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, ठीक है? ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपने सुना होगा मोहम्मद गौरी के बारे में। तो मोहम्मद गौरी दोस्तों आपने सुना होगा तराइन का युद्ध हुआ था, वो 1191 में हुआ था। यानी कि जो मोहम्मद गौरी का शासनकाल शुरू होता है दोस्तों, ये 1173 से लेकर के 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी के बीच में इसका कार्यकाल था, ठीक है? अगर हम बात करें मोहम्मद गजनवी का, तो दोस्तों आपको पता है कि मोहम्मद गजनवी थे, सोमनाथ में जो मंदिर था, उसको लूटने के लिए आया था, मतलब लूटा था। तो इसका जो कार्यकाल था दोस्तों, ये 998 करीब में आया था और ये जो है ना 1030 ईस्वी में यहाँ से चला गया था।
अगर दोस्तों हम बात करें तैमूर लंग का, तो दोस्तों तैमूर लंग जो है दोस्तों ये आपके कब आए थे, 1370 में आए थे और ये जो है आपके 1405 में चले गए थे। अगर हम बात करें चंगेज खां का दोस्तों, तो ये आपके 1206 में आए थे और इसके बाद ये 1227 में चले गए थे। ठीक है, तो आप इसको आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन आए होंगे, सबसे पहले मोहम्मद गजनवी आए होंगे। इसका पहला ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए आप, इसके बाद क्या शुरू होगा, 1173 यानी कि मोहम्मद गौरी आए होंगे, 2 के बाद 4 होगा। दोस्तों मोहम्मद गौरी के बारे में आपको बता दें, इसने तराइन का 2 युद्ध लड़ा था जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तराइन का युद्ध दोस्तों जो 2 युद्ध हुआ था तराइन का, ठीक है, जो मोहम्मद गौरी और प्लस में पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, तो प्रथम युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन दोस्तों दूसरा युद्ध जो हुआ था तराइन का, इसमें जो है ना पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। तो इसे भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर। तो इस प्रकार आप देख पाए रहेंगे यहाँ पे 2 के बाद 4 हुआ और 4 के बाद दोस्तों क्या होगा, तो हमारे पास 3 होगा, उसके बाद 1 होगा। तो 2 4 3 1 जो है इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है, तो सी में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि प्लासी कहाँ पे है, तो आपके पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में प्लासी है। ठीक है, और दोस्तों प्लासी का युद्ध हुआ था ना 1757 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है, आपके सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहे हैं कि प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों आपको पता है कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था ना, ये आपके जो बंगाल के नवाब थे उस वक्त, कौन थे, सिराजुद्दौला। कौन थे, सिराजुद्दौला और और जो है ना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, और इसके जो मतलब कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सेना थे, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो दोस्तों वो कौन रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये 1757 से हुआ था और ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना की हार हो गई थी और हार होने का क्या वजह था, तो सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। ठीक है, कौन था, मीर जाफर था, जो बहुत ही धूर्त टाइप का आदमी था। यानी कि वो सिराजुद्दौला के साथ जो है ना मतलब कि छल कर लिया था, धोखा दे दिया था। उसकी वजह से जो है सिराजुद्दौला की मौत हो गई थी, हार गए थे सिराजुद्दौला। उसके बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ना स्थापना हो गई थी, कहाँ पे, बंगाल में, इसका वर्चस्व हो गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में और इसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे सेनाध्यक्ष वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है दोस्तों, एक युद्ध और हुआ था इसी क्रम में, 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, तो बक्सर का युद्ध था। बक्सर का युद्ध हुआ था, ये बैटल ऑफ बक्सर। तो बक्सर का दोस्तों युद्ध जो हुआ था ना, ये 1764 ईस्वी में होता है। ये हेक्टर मुनरो और मीर कासिम शाह आलम और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। ठीक है, तो बक्सर युद्ध किसके बीच में होता है, तो हेक्टर मुनरो के बीच में होता है, हेक्टर मुनरो। ठीक है, और मीर कासिम, शाह आलम और सिराजुद्दौला के बीच में होता है। कौन, बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, एक होता है दोस्तों वांडी वास का युद्ध, इसी भी आप ध्यान रखेंगे। वांडी वास का युद्ध हुआ था, ये 1760 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो आयरकूट और आयरकूट और कौन थे, लाली थे, डी लाली आप समझ सकते हैं, आयरकूट और डी लाली थे। यानी कि आयरकूट ने कूट कूट कर को लाली कर दिया था। तो ये सभी जो जितने भी युद्ध आपको हम बता रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे, आप सभी लोग इसे कॉपी में अपना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किस वर्ष में भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था दोस्तों, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था, ये कब हुआ था, 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। किसके द्वारा हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दोस्तों हुआ था बंगाल का विभाजन। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप इतना समझिए, बंगाल विभाजन हुआ था, इसके बाद जो है ना बंगाल में क्या हुआ था, पूरे बंगाल में बंग भंग विरोधी आंदोलन शुरू हो गया था, कब, 1905 में ही। और दोस्तों ये जो है ना इसी के साथ में स्वदेशी आंदोलन भी प्रारंभ हुआ था। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, किसके बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था,
तो आप लोग बताएंगे कि बंगाल के विभाजन के बाद जो है ना स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये कब हुआ दोस्तों? तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है। और कहाँ पे होता है? तो कोलकाता के टाउन हॉल में होता है। कहाँ पे? कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करें कि ये जो बंगाल विभाजन है ना, ये कब प्रभावी रूप से लागू हुआ था, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 16 अगस्त 1905 ईस्वी का वो दिन था जब जो है बंगाल विभाजन जो है ना पूरी तरह से प्रभावी रूप से लागू हो चुका था। तो ये डेट आपके जुबान पर होना चाहिए, इसे आप नहीं भूलिएगा कि 16 अगस्त 1905 को प्रभावी रूप से बंगाल विभाजन जो है लागू हो चुका था। और दोस्तों हम बात करें अगर कि बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था, तो 1901 ईस्वी में जो है, सॉरी 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, जब दिल्ली दरबार लगा था ना, उसी वक्त जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम बता रहे हैं सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी उसे ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, आने वाले प्रैक्टिस सेट में आपको हम इससे भी अच्छे कंटेंट देने वाले हैं। तो वीडियो जो पसंद आ रही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के वीडियो आपको यूट्यूब पर बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? देखिए दोस्तों, संविधान सभा की हम बात करें अगर, तो संविधान सभा जो है ना दोस्तों, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो किसके संस्तुति पर हुआ था। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, जो संविधान सभा है हमारा, कौन सा? संविधान सभा, इसका जो निर्माण हुआ दोस्तों वो कैबिनेट मिशन के संस्तुति पर हुआ था। किसके मिशन पर? कैबिनेट जो मिशन है ना, इसके संस्तुति पर संविधान सभा का निर्माण किया गया था संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो गठन किया गया था संविधान सभा का, ये कब हुआ था? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव की हम बात कर रहे हैं वो तो किसने प्रस्तुत किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आपसे एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पास किया था, मतलब प्रस्तुत किया था संविधान सभा में? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये बात यहाँ पे हो गई। लेकिन इस सवाल में इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा दिन था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य को पारित किया था? तो दोस्तों वो था हमारा 13 दिसंबर 1946 का वो दिन था जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। दोस्तों संविधान सभा से एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आप जानेंगे कि संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, कौन थे? टेम्परेरी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे दोस्तों? अस्थायी अध्यक्ष की हम बात करें अगर, तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है ना संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि परमानेंट कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी बातें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको हम कई बार बता चुके हैं दोस्तों कि भारत में संविधान में जो है ना टोटल कितने भाग हैं। तो भारत में संविधान के टोटल भाग जो है वो दोस्तों कितने हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। और 300 अनुच्छेद कितना हमारे पास? तो 395 अनुच्छेद है। और अनुसूची की दोस्तों हम बात करें अगर, तो अनुसूची हमारे पास कितनी है? तो 12 अनुसूची है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। अब हम प्रश्न में क्या कह रहा है कि भाग 4 में किससे संबंधित है दोस्तों? तो भाग 4 का अ कहिए या क कहिए हिंदी में। तो दोस्तों आप लोग समझेंगे भाग 4 जो है आपके पास ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। ठीक है, यानी कि इसे आप क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, यानी मौलिक कर्तव्य कहते हैं। अगर दोस्तों हम बात करें मौलिक कर्तव्य का, तो ये आपके रूस के संविधान से जो है ना भारत में लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, और इसकी अनुच्छेद की हम बात करें दोस्तों अगर, तो ये 51 के क में इसका जो है ना वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, जो मौलिक अधिकार है ना, इसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये जो है हमारे संविधान में यूएसए के संविधान से लिया गया है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे देश में मौलिक अधिकार को लिया गया है। साथ ही आप समझेंगे कि ये जो है ना कौन से भाग में है, तो भाग नंबर जो 3 हमारा है उसमें मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है।
ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद की दोस्तों हम बात करें अगर, तो अनुच्छेद नंबर जो है ना आपके पास 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बारे में बात करें, तो दोस्तों आप सबको पता है, हम बताए हैं, इसे बोलते हैं डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी कहते हैं। और डीपीएसपी दोस्तों किसमें है, तो भाग नंबर जो है ना आपके पास 4 में डीपीएसपी की चर्चा की गई है। दोस्तों यहाँ पे 4 का अ है जिसमें मौलिक कर्तव्य है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा सिर्फ 4 कहेगा ना, उसमें आपके डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। और दोस्तों ये कहाँ से लिए गए हैं आपके, तो आयरलैंड के संविधान से हमारे देश में लिए गए हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें आगे कि इसका अनुच्छेद दोस्तों कौन सा है, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक में आपके जो है कि राज्य के मौलिक नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करें नागरिकता की दोस्तों, तो नागरिकता दोस्तों कहाँ से है, आपके ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश में अडॉप्ट किया गया है। और इसमें जो भाग है दोस्तों, भाग नंबर 2 में नागरिकता का चर्चा है। और अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में नागरिकता का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो चुका है ऑप्शन का। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा जो तरीका है पढ़ाने का वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको हमारे जो कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अच्छा से प्यारा से कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, बाकी बहुत लोग कमेंट नहीं करते हैं, आपकी इच्छा है, हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं। आपका इच्छा, आपकी फ़ोन, आपका हाथ, जो भी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर के 545 कर दी गई है। दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान में समय समय पर संविधान संशोधन होते हैं। ठीक है, संविधान संशोधन होते हैं। और संविधान संशोधन जो करता है वो कौन करता है दोस्तों, वो संसद के द्वारा जो है संविधान में संशोधन की जाती है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यही प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे कि संविधान में संशोधन जो है वो किसके द्वारा होता है, तो आपको बताना होगा संविधान में संशोधन जो होता है वो संसद के द्वारा होता है। ठीक है, ये बातें हो चुकी हैं यहाँ पे। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन जो हुआ था दोस्तों, ये किस देश के संविधान से अपने देश में लिया गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि संविधान संशोधन जो है ना दोस्तों, ये आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपने देश में लिया गया है। ठीक है, कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपने देश में संविधान संशोधन को लिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो अनुच्छेद हमारे पास है 368 में जो है ना संविधान संशोधन का चर्चा किया गया है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये बातें हो गई एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं, तो कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसमें सीटों की संख्या को 545 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी, 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। तो दोस्तों वो था हमारे पास 31वां संविधान संशोधन 1973। इसके तहत जो है ना 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। और जो केंद्र शासित प्रदेश है यानी यूटी है, उसमें जो 25 सीटें की संख्या थी उसको घटा करके दोस्तों कितनी कर दी गई थी, 20 कर दी गई थी। तो इसमें भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि भारत की केंद्र सरकार द्वारा भारतीय योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया था। देखिए दोस्तों, योजना आयोग जो है ना, ये आपके संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अपने जो संविधान अपने कार्य को, अपने जो योजना है उसको अच्छे से चलाने के लिए दोस्तों, ये सभी एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं वो संविधान का भाग तो नहीं होता, लेकिन अलग से इसे बनाया जाता है जिससे कि काम सुचारू ढंग से चल सके। तो योजना आयोग की हम बात करें दोस्तों अगर, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना होती है। कब, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना होती है। ठीक है, ठीक है। और योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं दोस्तों, वो कौन होते थे, वो क्या होते थे, पीएम होते थे, यानी प्रधानमंत्री जो होते थे वही क्या होते थे, योजना आयोग के अध्यक्ष होते थे। और ये क्या करते थे, पंचवर्षीय योजना बनाते थे। कौन बनाते थे, पंचवर्षीय योजना दोस्तों, योजना आयोग का काम था बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि योजना आयोग को कब भंग कर दिया गया था, तो 2014 ईस्वी में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था। और इसी का स्थान दोस्तों 2015 ईस्वी में जो है ना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग को रिफॉर्म किया गया था। क्या, नीति आयोग को बनाया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। तो प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको बताना होगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। ठीक है,
और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो भी क्या होते हैं? प्रधानमंत्री जो होते हैं वर्तमान के, वही क्या होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? तो नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री देश के हैं, वही नीति आयोग के अध्यक्ष भी हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों इसमें क्या होता है? एक सीईओ होता है, ठीक है। ये कौन है वर्तमान में? तो वी आर सुब्रमण्यम जो है ना, वी आर सुब्रमण्यम, यही क्या है? नीति आयोग के वर्तमान में क्या है? तो सीईओ है। अगर हम बात करें इसके उपाध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, तो उपाध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी जो है ना, नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ पे हो जाएंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन बी जो है हमारे प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा कि 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया था और इसके स्थान पर नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। कह रहे हैं कि सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? देखिए सूर्य और जो अन्य तारा है ना, इसके ऊर्जा का स्रोत जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि इसमें 1 से लेकर के 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना, हाइड्रोजन अणु जो होती है, हाइड्रोजन अणु, ये क्या कर सकते हैं? आपस में जुड़ करके क्या कहते हैं? हीलियम में बदल जाते हैं, ठीक है। किसमें? हीलियम में बदल जाते हैं और यही क्या करता है? ऊर्जा का स्रोत होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि नाभिकीय संलयन जो हुआ है दोस्तों, ये आपके किस में हुआ है? तो नाभिकीय संलयन से क्या होती है? सूर्य तथा तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों आप समझेंगे कि नाभिकीय विखंडन जो है दोस्तों, ये परमाणु बम जो होता है ना, परमाणु बम, वो नाभिकीय विखंडन पे ही आधारित होता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है परमाणु बम। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा फिशिंग ग्राउंड लेब्राडोर धारा और गल्फ स्ट्रीम के संगम पर स्थित है? यानी कि फिशिंग मतलब क्या होता है? मछली मारना। तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे लेब्राडोर धारा, देखिए लेब्राडोर धारा क्या है? ये एक प्रकार की गर्म जलधारा है, सॉरी ठंडी जलधारा है। कौन सी है? ठंडी जलधारा है, ठीक है। और जो हमारे पास है गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों, ये क्या है आपके पास? तो एक गर्म जलधारा है। आप खुद समझिए, जहाँ पे ठंड और गर्म रहेगा ना, वही क्या होगा? अनुकूल क्षेत्र होगा मछली को मारने के लिए। यही क्या दोस्तों, न्यूफाउंडलैंड जो है ना, यहाँ पे क्या होती है? लेब्राडोर ठंडी जलधारा आती है और जो हमारे पास जो गल्फ स्ट्रीम है, ये क्या है? आपकी गर्म जलधारा है, ठीक है। तो हॉट है स्ट्रीम है, तो गर्म गर्म जलधारा है। तो जब दोनों मिलती है एक जगह पर, तब क्या होता है? अच्छा मछली का उत्पादन होता है। और ऑप्शन डी जो है न्यूफाउंडलैंड, यहाँ पर वो स्थान पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि सेब्रा हिल्स निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्थित है? सेब्रा हिल्स की दोस्तों हम बात करें अगर, देखिए आपको हम बताए थे ये हमारे देश का एक नक्शा है और यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या है? तमिलनाडु पड़ता है। क्या पड़ता है? तमिलनाडु पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु पड़ता है और तमिलनाडु में एक जिला है दोस्तों सेलम। कौन सा है? सेलम जिला है और सेलम जिले में ही आपके आप क्या पढ़ते हैं? सेब्राई की पहाड़ी पड़ती है, सेब्राई हिल्स पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा, सेब्राई हिल्स। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसको पढ़िए और खुद से इसको आंसर देने की कोशिश कीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप यकीन मानिए इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो भले लंबी हो सकती है, लेकिन यदि आपके पास पेशेंस है, धैर्य है, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे इस वीडियो से। कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हुए इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है? दोस्तों इनके बारे में कौन नहीं जानता? एम.एस. स्वामीनाथन की दोस्तों अभी जो है ना, ये इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है, ठीक है। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो एम.एस. स्वामीनाथन दोस्तों क्या है ना आपके पास, ये हरित क्रांति से संबंधित है। किससे? तो हरित क्रांति से संबंधित है एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है। तो हरित क्रांति जनक जो है भारत में, वो कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर दोस्तों हम बात करें कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में, तो ये 1966-67 के बीच में जो है ना, हरित क्रांति की शुरुआत होती है भारत में। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और हरित क्रांति में सब दिया गया था दोस्तों, वो गेहूं के उत्पादन पर जोर दिया गया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें कि विश्व में हरित क्रांति जनक कौन थे, तो विश्व में दोस्तों कौन थे? वो नॉर्मन बोरलॉग साहब थे। कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग साहब जो है ना, बोरलॉग, ये क्या थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है। जबकि हम बात करें भारत में, तो हमारे कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, जिनको अभी नोबेल पुरस्कार भी मिला, सॉरी भारत रत्न अवार्ड भी मिला है। तो भारत रत्न अवार्ड जो है ना 2024 में इनको मिला है, इसलिए भी आप इसे ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो विश्व में कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग थे। और भारत में कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे, जो इनकी मृत्यु हाल ही में हुई है। भारत रत्न अवार्ड 2024 में इनको मिला है।
श्वेत क्रांति दोस्तों बात करें तो इनके कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। कौन है, वर्गीज कुरियन इनके जनक है। और श्वेत क्रांति जो संबंधित किससे है, तो ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। अगर हम बात करें गुलाबी क्रांति, दोस्तों गुलाबी क्रांति जो है ना, ये प्याज और जो है ना, प्याज और झींगा से संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, प्याज और झींगा से संबंधित है। वहीं बात करें पीली क्रांति, तो पीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, तो तिलहन से संबंधित है। किससे, तिलहन से संबंधित है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। तो दोस्तों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है ना, इसका नया नाम है ये। इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था दोस्तों कोलकाता बंदरगाह। क्या नाम था इसका, कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह नाम था इसका। लेकिन अब इसका नाम चेंज करके जो है ना, क्या कर दिया गया है, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये कहाँ हो जाएगा, तो कोलकाता में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये किसके संस्थापक थे, तो ये जनसंघ के संस्थापक थे। कौन थे, जनसंघ के संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानेंगे, ध्वनि को मापने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं वो डेसिबल करते हैं। ठीक है, ध्वनि जो मापते हैं हम लोग वो डेसिबल में इसका मतलब कि मापा जाता है। ठीक है, यानी जितना डेसिबल अधिक होगा उतनी ध्वनि ध्वनि क्या होगी, मतलब तीक्ष्ण होगी। ठीक है, अब देखिए हर्ट्ज दोस्तों क्या होती है ना, फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी को मापने के लिए हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। यानी आवृत्ति को मापने के लिए क्या करते हैं, हर्ट्ज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और जो वोल्ट मीटर होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को मापने के लिए क्या करते हैं, वोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ओम जो होता है दोस्तों, रेसिस्टेंस को मापने के लिए, ठीक है, रेसिस्टेंस को मापने के लिए ओम का इस्तेमाल करता है। यानी कि प्रतिरोध को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ओम का इस्तेमाल करते हैं। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य की चक्रिका के चपटी प्रतीत होने के को परिभाषित करती है। देखिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जो है ना, सूर्य चपटा हुआ प्रतीत होता है। वो किस लिए प्रतीत होता है दोस्तों, वो प्रकाश के अपवर्तन घटना पे होता है। ठीक है, जो भी चीजें आपको वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देगी ना, जो भी चीजें आपको वास्तविक आकार से बड़ी दिखाई देगी, वही क्या होती है दोस्तों, अपवर्तन होती है। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आप देखते होंगे कि एक ग्लास है, ग्लास में यदि आप यहाँ पे सिक्का दे देंगे, आप बाहर से देखेंगे ना साइड से, तो लगेगा कि आपको यहाँ पे सिक्का है, उठा हुआ प्रतीत होता है। वही क्या होता है, आपके अपवर्तन होते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है ना, उसमें जो सूर्य की चक्रिका बनती है, वही क्या होता है, आपके अपवर्तन होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये बातें हो गई। अब हम बात करें कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, जो हीरा का चमक होता है दोस्तों, हीरा जो चमकता है वो पूर्ण आंतरिक हीरा का चमकना जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ही क्या होता है, हीरा चमकता है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो प्रकाश का जो आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है, प्रकाश के परिकर्दन की वजह से ही आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा, जो वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से क्या होती है कि हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही क्या होती है, हमें सूर्य दिखाई देने लगते हैं। यानी क्या सूर्यास्त हो जाएगा ना, फिर भी हमको लगेगा कि सूर्य अभी भी हाई ही है। वो किसके कारण से होता है, अपवर्तन की वजह से होता है। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच के समय का अंतर जो होता है दोस्तों, वो कितने मिनट का होता है, 2 मिनट का होता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है दोस्तों, ये आप ध्यान रखेंगे। ये मीथेन गैस जो होती है प्रवाहित होती है दोस्तों। मीथेन गैस को हम क्या कहते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं, मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं मीथेन गैस को। इसे ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, CH4 होता है। मीथेन का क्या सूत्र होता है, CH4 होता है। इसे मार्स गैस के नाम से भी हम जानते हैं। और दोस्तों मीथेन जो होती है एक रंगहीन गैस होती है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का रंग नहीं होता है। और जितने भी आपके दलदली क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे मिट्टी बालू सब होता है, दलदली होता है ना, पानी वाला क्षेत्र होता है, सभी में क्या होते हैं, मीथेन पाए जाते हैं। और जो जानवर पागुर करते हैं ना, जानवर जो अपने भोजन को पचाते हैं, उसमें भी क्या होता है, मीथेन गैस ही निकलता है। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। कोई भी चीज को हम अंदर लेते हैं, अपने पेट में लेते हैं, उसे वो क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण कहते हैं। उसके बाद उसमें क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। उसके बाद क्या होता है, अवशोषण करता है। शरीर जो होती है उसे एब्जॉर्ब करता है, अवशोषण करता है। उसके बाद उसमें क्या होता है, उत्सर्जन होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो हमारे पास का इसी पाचन का क्या होगा, सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है कि मई 2024 में दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? यहाँ पे करंट अफेयर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया का पहला 6G डिवाइस आपको हम क्या बताएं? जब भी कोई दुनिया का पहला हो, भारत का पहला हो, बिहार का पहला हो या किसी राज्य का पहला हो, जो भी चीज़ें पहली पहली बार होती है ना, तो पहला प्यार कितना इंपॉर्टेंट होता है आपको पता ही है। तो जो भी चीज़ पहली बार होता है वो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 6G डिवाइस की हम बात कर रहे हैं अगर, तो वो कौन सा दोस्तों लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है किसने? जापान के द्वारा डिजाइन किया गया है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी कैपिटल कहाँ दोस्तों, कहाँ पे? टोक्यो में इसका कैपिटल है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो येन है, जिसे भी आप लोग ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों ये 5G की तुलना में है ना 20 गुना ज़्यादा स्पीड में काम करेगा। कौन सा? 6G। आप समझ सकते हैं कितना स्पीड होगा। हम लोग तो 4G भी अच्छे से नहीं मिल पाता है, 5G की बात तो छोड़ दीजिए। मई 2024 में सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री, 4 टाइम के PM बन चुके हैं दोस्तों। कौन? वो दोस्तों उनका नाम क्या है? आप सभी लोग याद रखेंगे, उनका नाम है लॉरेंस बोग। कौन है? लॉरेंस बोग जो है वो सिंगापुर के चौथी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जो है हमारे देश के, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि 25 जून से लेकर के 27 जून 2024 के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन 150 परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो दोस्तों कहाँ आयोजित की जाएगी? आप लोग इसमें यह होगा क्या? कभी नहीं हो सकता है, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार हमारे 20 प्रश्न जो थे वो जीके के कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डिस्कशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगर लग रहा है तो दोस्तों तो एक अच्छा सा प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट्स कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों यदि पॉजिटिव कमेंट आप करें ना करें, लेकिन आपको जो है जो भी इसमें गलतियाँ दिखती है ना, जो भी आपको लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, वो ज़रूर लिखिएगा। हमें पॉजिटिव कमेंट से मतलब नहीं है, हमें अच्छा हमको बुराई मत नहीं चाहिए। हमको गलतियाँ ढूँढ कर बताइए, वो हमको अच्छा लगता है। यदि जो भी व्यक्ति हमें गलतियाँ ढूँढ कर बताते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि उसको हम अच्छा से मानते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति होते हैं जिनको लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे, हम गलती ना करें, इसलिए वो गलतियों को ढूँढ कर बताते हैं। तो हमें अच्छे ऐसे लोग बहुत पसंद होते हैं जो हमारी गलतियों को ढूँढ कर बताते हैं। तो प्लीज़ यदि मतलब गलतियाँ होगी हमसे, हम भी मानव हैं, हमसे गलतियाँ हो सकती है। जो भी गलतियाँ हुई होगी तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने यहाँ पे गलती की है, इसको सुधार करने की ज़रूरत है। हम उसे ज़रूर सुधार करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम अपने आप में कभी भी 100% नहीं हो सकते हैं, ठीक है? कोई भी नहीं हो सकता है, हम भी नहीं हो सकते हैं। हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे, उस चीज़ पे अपना काम करेंगे और उसे सुधार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं 21 नंबर का सवाल है, आपके पास एक मैथ्स का सवाल है। बहुत ही सिंपल सवाल है, आप इसे खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप हम ऑलरेडी बता देते हैं। आप इसे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास? 5 हो जाएगा ना? तो आप यहाँ पे 5 हम लिख लेते हैं, ठीक है? देखिए यहाँ पे माइनस होगा ये वाला। उसके बाद देखिए 19 में से 1 गया कितना बचेगा? 18। 18 में जब 2 से डिवाइड कर देंगे कितना बचेगा? 9। यहाँ पे हम कितना लिख देंगे? 9 लिख सकते हैं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे माइनस कर दिए, 20 पंजे कितना होता है? 100 होता है ना? माइनस कर देंगे यहाँ पे, 9 से तो कितना होगा? 63 और माइनस में प्लस 2, 30 और 2 कितना होगा? 65 हो जाएगा। जब 100 में से 65 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके पास? तो दोस्तों आपके पास बचेगा 35 बचेगा। कितना बचेगा? 35 यहाँ पे बचेगा, ठीक है? बचेगा ना? बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस में क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और जब 35 में से हम 9 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास? तो 26 बचेगा। तो 26 जब 5 जोड़ेंगे कितना बचेगा आपके पास? 31 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन जो बी है हमारे पास का, यही हमारे पास का आंसर हो जाएगा। तो आप इसे ओरली बना सकते हैं, बहुत ही ईजी सवाल होते हैं। बस आपके पास बोर्ड मास का आपके पास कंसेप्ट है ना, बोर्ड मास का आपको हम बताए हैं, बोर्ड मास का कंसेप्ट के बारे में। यदि आपको पता है तो आप जरूर इसे बना लेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। तो बी हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो चुका है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। ये भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। बस इसमें आपके यदि सूत्र पता है ना तो आप इसे बना लेंगे। इसका सूत्र देखिए, ये दोस्तों आप इसे ए मान लीजिए, इसे आप बी मान लीजिए, ठीक है? तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? आपने पढ़ा होगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर होता है। यही होता है आपके पास। तो ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला होता है। इसी पर हम क्या करेंगे, इसे पुट कर दीजिएगा। तो ए हम यहाँ इसको माने हैं, बी इसको माने हैं, तो 5.5 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास? 4 हो जाएगा, ठीक है? इंटू कितना हो जाएगा? तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ये वाला? तो 25 करेंगे तो ये 30.25 आएगा आपके पास स्क्वायर करने के बाद। तो 30.25
प्लस ए बी कर देंगे आप 5.5 इंटू 4 कर देंगे तो आपके पास 22 हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, तो 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे में आप देखेंगे दोस्तों तो आपको ये दिखेगा 30.25 प्लस 22 प्लस कितना 16 बचेगा। आपको अब दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ये दोस्तों और ये दोस्तों कट चुका है। अब आपके पास क्या बचा है, 5.5 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, तो दोस्तों ये आपके पास 1.5 बच जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो बस आपको क्या ध्यान लगाना था, ये आपके पास फॉर्मूला पता है तो आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए मैथ्स को बनाने के लिए टिप्स आपको बता दें दोस्तों, आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कहीं जाते हैं तो आपके लिए रास्ता पता होना चाहिए ना, तो मैथ्स को बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला होना ही होना चाहिए। अलजेब्रा का फॉर्मूला हो या कोई भी फॉर्मूला हो, आपको पता होना चाहिए, तब इसे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है देख लीजिए। सरल कीजिए कह रहा है, इसको सरल करने के लिए कह रहा है, ये भी थोड़ा सा हल्का ही प्रश्न है। देखिए इसे हम कैसे कर सकते हैं, 8 स्क्वायर है ना, तो 8 को हम 2 बार ले सकते हैं, 8 गुना 8। अब 3 क्यूब है, 3 को हम 3 बार ले सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब देखिए रूट 64 का क्या होगा, 8 होगा यहाँ पे, और 9 कितना, रूट 81 का कितना होगा, वर्गमूल 9 होगा। अब आपको दिख रहा होगा 8 से 8 कट चुका है यहाँ पे, 9 से 3 का 9 कटेगा, अब 3 से 3 कट जाएगा। आपके पास क्या बचा, 8 इंटू 3, 8 से कितना होता है 24 होता है। 24 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए क्या होगा इस प्रश्न का, बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है ना 38 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आपको ऐसा सवाल बता चुके हैं। देखिए 32 वस्तु विक्रय मूल्य कह रहा है ना, जब भी यहाँ पे विक्रय मूल्य हो गया, एसपी हम मान लेते हैं, बराबर क्या कह रहा है, 38 वस्तु विक्रय मूल्य बराबर, तो 38 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सीपी लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी आपको क्या कहेगा कि 32 वस्तु का विक्रय मूल्य इतना के बराबर है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें ध्यान ये लगाना है कि जो सीपी है ना, जो एसपी है उसको काट के सीपी बना दीजिएगा, और जो यहाँ पे सीपी है उसको काट के एसपी बना दीजिएगा। ठीक है, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 32 रुपये में खरीदते हैं, सीपी हो गया, क्रय मूल्य हुआ ना, 32 रुपये में खरीदते हैं और हम कितना बेच रहे हैं, 38 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको क्या हुआ, कोई चीज़ हम 32 रुपये में खरीद रहे हैं और 38 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको क्या लाभ हो रहा है, वहाँ पे कितना का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो 6 का लाभ हो रहा है। और लाभ किस पे होता है आपको हम बता चुके हैं, लाभ जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, सीपी पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 32 है, 32 लिखेंगे नीचे में, इंटू परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो 100 से गुना कर देंगे। इसे आप सॉल्व कर देंगे तो आपके पास जो है ना क्या निकल कर आएगा, तो परसेंटेज लाभ आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 600/32 हो जाएगा, और 600/32 को जब कट करेंगे तो आपके पास जो सवाल का आंसर होगा 18.75 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है, तो बस आपको इतना चीज ध्यान रखना है, जब भी आपको बराबर की बातें कही जाएंगी तो आपको क्या करना है, सीपी को एसपी बना लेना है, और एसपी को सीपी बना लेंगे आप, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा चुटकियों में। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, कोई वस्तु है जिसको हम क्या करते हैं 20% के लाभ पर बेच देते हैं। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 की कमी हो जाती है तो प्राप्त लाभ 4% जो है ना अधिक हो जाता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा, यहाँ पे आपको क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, देखिए देखिए ऐसे सवालों को ना आपको देखिए एक बात और आप जान लीजिए कि मैथ्स के बनाने का तरीका बहुत अलग अलग हो सकता है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, हो सकता है कि हमारे पढ़ने का तरीका अलग हो, उसका अलग हो। तो जो आपको तरीका अच्छा लगता है ना, जो आप इजली बना जल्दी से बना लेते हैं, वही तरीका आप अपनाइएगा। ऐसा नहीं कि हम जो बता रहे हैं वही सीखना है आपको। यदि आप पहले से जानते हैं कोई तरीका को, आप उसी तरीका को अपना के रखिएगा, उसी तरीका पर काम कीजिएगा। यदि आपको नहीं पता है, आपको सीखना है, तो आप हमारे तरीका से सीख सकते हैं। हम आपको वही तरीका बताएंगे जो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। ट्रिक में क्या होता है कि ट्रिक में कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं, लेकिन आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूल पाएंगे, वो आपको जीवन भर याद रहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है। ठीक है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाता है तो प्राप्त लाभ जो होती है वो 4% अधिक होगा। तो क्रय मूल्य क्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य क्या है, एक्स है। हमको क्रय मूल्य पता नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं हम, एक्स मान लीजिए, सीपी हमारे पास क्या है, एक्स है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि देखिए तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, तो 100 रुपये, तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य हमारे पास, तो 100x हो जाएगा क्रय मूल्य, 100x हम क्रय मूल्य मान लिया। ठीक है, तो 20% के लाभ पे बेच रहे हैं तो क्या होगा, 100 में 120 होगा,
होगा ना, 120x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम क्या बताएं आपको, जब भी कोई चीज़ होता है अपने अपना 100% होता है। जब भी आपको उसमें परसेंटेज बढ़ाना घटाना होगा तो इसी में आप घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो 20% का लाभ कह रहा है, तो हम 100 रुपये में खरीदे थे और ये एसपी हो गया आपके पास कितना, तो 20% का लाभ हो गया 120x हो चुका है। यहाँ तक आप समझ सके हैं, यानी कि 100 रुपये हमारे पास क्रेमूल था। तो देखिए यहाँ पे 100x हो गया ना, 100x क्या है, क्रेमूल है, और 120% लाभ हम इसको बेच रहे हैं। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि उसके क्रेमूल और बिक्रेमूल में दोनों में से 100 कम कर दें, यानी कि इसमें से भी हमको 100 कर देंगे, क्रेमूल में से भी, और बिक्रेमूल में से क्या करेंगे हम 100 की कमी कर देंगे। दोनों में कह रहा है, जो सवाल कह रहा है बस उतना ही हम करते जाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 100x हमारे पास क्या है, क्रेमूल है, इसमें से हम क्या करेंगे 100 की कमी कर देंगे, तो 100 हो जाएगा। यहाँ पे कमी कर दिया, ठीक है, ठीक है, कमी कर दिए। उसके बाद इसमें भी हमको क्या करना है, कमी करना है, कितना, 100 कमी करना है, तो 120 माइनस 100 कर दिए, कमी कर दिए ना, बिल्कुल कर दिए, ठीक है। अब देखिए जो कह रहा है हम कर रहे हैं, हमको हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो सवाल में कह रहा है वही हम कर रहे हैं, ठीक है, कमी कर दिए। अब दोस्तों देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब क्या कर रहा है कि प्राप्त लाभ 104% अधिक हो जाता है, तो आपको हम क्या बताएं अभी तुरंत, लाभ जो होता है वो क्रेमूल होता है। तो ये जो फाइनली नया क्रेमूल हमारे पास हो चुका है, यही हमारे पास नया क्रेमूल है। इसी में क्या हो रहा है हमारे पास, तो 4% अधिक होगा, इसी हम क्या कर देंगे 104 बटे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। कोई क्या करेंगे 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 1/25 कर देंगे, और ये 25 क्या होगा 26/25 हो जाएगा। तो बात वही होता है दोस्तों, ठीक है, आप वैसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, पकड़ना कान को ही होता है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई यहाँ पे, ये बात हो गई। तो यही कि दोस्तों क्या है, तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे बराबर कर देंगे। अब आपके पास इक्वेशन बन चुका है, यानी कि 100x माइनस 100 गुना 104/100 बराबर 120 माइनस 100, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो x की वैल्यू जो आपके पास यहाँ से आ जाएगी, वो आपके पास कितनी आ जाएगी, तो 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो प्रश्न क्या कह रहा है आपके पास कि क्रेमूल ज्ञात कीजिए, तो हम लोग ने क्रेमूल क्या माना था 100x माना था, तो हम x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, यानी हम x की वैल्यू पुट करेंगे 100 में, तो 100 गुना कितना कर देंगे 6 कर देंगे, और कितना हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 रुपये हमारे पास क्रेमूल हो जाएगा, ठीक है। तो 600 रुपये कहाँ पे है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन सी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया प्रश्नों में, हमने आपको कंसेप्ट बताया है कि जो भी प्रश्न कह रहा है ना, हम उसे करते जाएंगे, हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोगों का क्या होगा अलग तरीका होगा बनाने का, तो आप अपने तरीका से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो तरीका बताएं आपको ऐसा तरीका बताएं जिससे आप हमेशा याद रखेंगे, इसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूट के तुल्य एकल छूट दोस्तों क्या होगा। देखिए हम जो आपको तरीका बता रहे हैं ना, उसमें आपको क्या करना होगा देखिए आपको हम क्या बताएं, अभी कोई भी चीज आपको 100% मान लीजिए, जो भी कहेगा कमी या वृद्धि इसी में आपको करना है। देखिए आप 10% की छूट कह रहा है ना, तो 10% हम 100 में 10% घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 90 बचेगा, ठीक है। और उसके बाद जब 100 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा 85 बचेगा, तो 85 करेंगे बटे हम कितना कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। गुना करेंगे यहाँ पे 20% की कमी हो रही है तो कितना बचेगा 80 बचेगा बटे 100 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरीका में क्या होता है ना, आप जो निकलेगा यहाँ से उसमें आपको क्या करना होगा 100 से उसको घटा देना होगा, तब जाके आपका आंसर निकल आएगा। ऐसा नहीं करना आपको कि इसका जो कट करेंगे उसके बाद जो आंसर आएगा बस वही हो जाएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो दोस्तों इसे आप जो कट करेंगे ना 20 चौक 80 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। और 5 से कितना होगा 17 पचास 85 7 हो जाएगा यहाँ से, और ये शून्य से शून्य कट जाएगा आपके पास। तो कितना 17 चौक 68, 68 नमा गुना बटे 10 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपके पास 9 अठे 72 हाथ में 7 9 छक 54 7 कितना होता है 54 6 50 एक 54 6 60 61 61.2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हमको क्या करना है 100 में से क्या करेंगे हम 61.2 को घटा देंगे, वही हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपके पास, तो 38.8 जो है ना इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है बी में दे रखा है, ठीक है। तो बस आपको ये करना है, इसका ए बी फॉर्मूला भी होता है, पहले आप इसका निकालिए, फिर जो निकलेगा फिर इसका निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी ये जो आप करेंगे ना ये बहुत ही इजीली से आपका फाइंड हो जाएगा, बस आपको निकालने के बाद 100 में से माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हेलो, क्या चला रही अभी यहीं पटने में छे, नहीं हुआ है कि आय नहीं जा सकलियो, आय तो सुतले रह गेलियो, कल सुबह निकलबो। ठीक से आप कुछ ले लिया रोहित चले की नहीं वैसे ही कहाँ चल रहा वो आने तो की
नहीं ना यार साहब पूछे छिया। ओ ठीक बस ठीक है, देख ले। ठीक। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गई थी, उसको हम अटेंड कर रहे थे, बाकी उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपके सवाल को देखते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक उस कार्य को करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, अब खुद से ट्राई कीजिए। दोस्तों देखिए क्या कर रहा है ना, आपके पास सोल्यूशन हम देख लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। ए और बी एक साथ मिलकर के किसी काम को कितना में करते हैं, 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। ये कह रहा है कि ए अकेला जो है ना दोस्तों, वो 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो अब फिर क्या कह रहा है कि कंडीशन, यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है, बी जो है ना केवल आधे दिन तक काम करता है, तो ए और बी मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, स्टेप के सवाल में सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क आप कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का क्या करेंगे आप, एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 20 का जब आप एलसीएम लेंगे दोस्तों, आपके पास कितना हो जाएगा, 20 या 60, यानी कि 60 आपके पास एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे ना, तो एलसीएम लेने के बाद जब ये हमारे पास क्या है, दिन है, जब हम क्या करेंगे, ये टोटल काम है, टोटल काम में से जब दिन को डिवाइड करेंगे, जब मतलब डिवाइड करेंगे, तो क्या हमारे पास आएगा, इसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी, ठीक है, यानी क्षमता निकल के आ जाएगी। तो देखिए 12 पंचे 60, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 हो चुकी है। और 20 या 60, इसकी एफिशिएंसी 3 आ चुकी है, ठीक है। यानी ये जो है ना 3 दिन में काम करता है, यानी बी कितना काम करेगा, 2 दिन में काम करेगा, ठीक है। 2 इसकी क्षमता हो चुकी है। अब आपके पास क्या निकल के आ चुका है, ए की क्षमता आपको मालूम है और बी की क्षमता मालूम है। कंडीशन क्या कह रहा है कि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक काम करता है। बी जो है ना प्रतिदिन क्या करता है, आधे दिन तक काम करता है। तो बी का दोस्तों काम कितना करता है, एफिशिएंसी कितनी है, 2 का है, तो आधे दिन काम करेगा, इसका 20, इसका आधा कितना हो जाएगा, इसका आधा आप कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 1 दिन में काम करेगा ना बी, ठीक है, करेगा ना 1 दिन में काम। तो ठीक है, अब दोस्तों क्या कह रहा है कि दोनों मिल करके, अब आप देखेंगे तो ए का काम कितना है, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और बी का कितना है हमारे पास, तो 1 है। दोनों मिलकर काम करेगा, 3 कितना होगा, 4 होगा। और 4 आपके पास एफिशिएंसी है, टोटल काम हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 60 काम है। और जो दोनों मिलकर काम करेगा, 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आपके पास निकलेगा, 15 दिन निकल के आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा इस प्रश्न का, बिल्कुल सही जवाब होगा। आई होप दोस्तों आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी जो है ना, कोई भी कार्य है उसको क्या कर सकता है, 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ए और बी हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 9 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बी और सी 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो बी और सी जो है ना इसे 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आगे हम बढ़ते हैं, ए और सी इसे 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए और सी जो है इसे 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी और सी एक साथ मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में सबसे पहले से हम क्या करेंगे, तो कुल जो है ना टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 होगा, सबसे कट जाएगा, यानी 36 आपके पास क्या होगा, इसकी एलसीएम आ जाएगी, यानी टोटल वर्क यहाँ पे आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए 4 आपके पास क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी कितनी, तो एफिशिएंसी इसकी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। इसकी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 4 3 2 इसकी एफिशिएंसी हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके पास 2 ए दिख रहा होगा, ठीक है, 2 बी दिख रहा होगा, 2 सी दिख रहा होगा। हमको क्या करना होगा, अलग से ए का अलग निकालना होगा, बी का अलग निकालना होगा, सी का एफिशिएंसी, तीनों को निकालेंगे तब हम ए बी सी को जोड़ करके इससे हम डिवाइड करेंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हम इसको लेकर आते हैं। देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, क्योंकि 2 ए इसमें है, 2 बी इसमें है, 2 सी इसमें है, तो हम 2 कॉमन लेकर के सबको हम बाहर कर लिए। इसी का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 2 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा ना, यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए, अब ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये 2 जो है ना इधर आकर कितना भागा में हो जाएगा ना, तो 9 भागा 2 कितना होगा, 4.5 हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप जो है ना इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। यदि हम ए और बी को वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, जो 4 है हमारे पास, तो सी की वैल्यू निकल जाएगी।
सी का वैल्यू निकल जाएगा ना। जब ये देखिए कितना निकल जाएगा, 4.5 में जब हम 4 घटाएंगे तो सी कितना होगा, 0.5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे, ए बी सी में हम क्या करेंगे, बी सी को रख देंगे यहाँ पे, बी सी को, तो एक वैल्यू निकल जाएगी। तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी हमारे पास कितना है, बी सी हमारे पास कितना है, तो 3 है। तो 4.5 में से हम 3 घटाएंगे तो ये 1.5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और फिर देखेंगे हम हमारे पास क्या आ चुका है, सी आ चुका है, ए आ चुका है, हम बी निकालेंगे। बी हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, तो ए और सी का जो वैल्यू रखेंगे, जो 2 है, जब हम क्या करेंगे 4.5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हमारे पास बचेगा, 2.5 बचेगा। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास क्या आ चुका है, ए की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, बी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, सी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, तीनों की वैल्यू आ चुकी है। हम तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, 36 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे तो जोड़िए, 2 1 3, तो कितना, 5 5 10 11 हो गया, 11 हासिल 1 हो गया, तो 2 1 3 1 4, यानी कि 4.1 हो चुका है। कितना हो चुका है, 4.1 हो चुका है। अब इसे आप क्या करना है हमको, तो एक सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 5 5 10 5 15, यहाँ पे 5 होगा ना, ठीक है, 5 होगा। और 2 1 3 1 कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 बटे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा काम क्या बचता है, 30, इसमें क्या करें, डिवाइड कर देंगे, तो देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या कर डिवाइड कर देते हैं, 36 बटे कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा, 4.5 कर देंगे। इसे दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसे आप काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 8 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो अब हम फिर से बता देते हैं हमने क्या किया है। ए प्लस बी का दे रखा था, काम करता है 9 दिन में, बी प्लस सी काम करता है 12 दिन में, और ए प्लस सी काम करता है 18 दिन में। हमने इसका एफिशिएंसी निकाल लिया, तीनों की क्षमता निकाल लिया, दोनों एक साथ में। और यहाँ से हमने क्या किया, इंडिविजुअल निकाल लिया, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा, हमने निकाल लिया। अब तीनों को जोड़ करके हम टोटल टोटल काम से हम डिवाइड कर दिए, तो हमारा जो है ना, तीनों का काम निकल के आ जाएगा, तीनों समाप्त कर देंगे 8 दिन में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि ए एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए इसमें बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको थोड़ा सा इसमें ये दिमाग लगाना है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, जो भिन्न वाला होगा ना, भिन्न वाला आप क्या करेंगे कि जो ऊपर वाला होगा इसे आपको डिवाइड करना है, नीचे वाले से गुना करना है। एक बार भगा देंगे 5 से तो 5 हो जाएगा, और 3 से जब 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। यानी ये जो है एक दिन में 15 काम करता है, ये आपके पास निकल के आ चुका है। बस इसमें आपको फ्रैक्शन को कंप्लीट करना था, ब्रेक करना था, बस इसमें कुछ नहीं है। बी में देखें दोस्तों, आपको हम क्या बताए थे, ऊपर वाला से आपको क्या डिवाइड करना है, ठीक है, और नीचे वाले से आपको क्या करना है, गुना करना है। तो आप 2 से जब 10 में डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 5 बचेगा। और जब 5 से 5 गुना कर देंगे तो कितना होगा, 25 हो जाएगा। यानी कि आपके पास बी की जो है काम निकल के आ चुका है 25, ठीक है। तो यानी ए एक दिन में 15 काम करता है और बी एक दिन में 25 काम करता है। अब आपको क्या करना है, सेम वही चीज़। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम से क्या आपके पास आएगा, तो इसका टोटल वर्क निकलेगा। तो 25 15 और 25 का टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और 15 5 75, ये 5 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, और 25 या 75 इसकी 3 एफिशिएंसी हो जाएगी। तो आप 75 बटे कितना कर देंगे, दोनों को जोड़ करके 5 3 8 से डिवाइड कर देंगे, तो यही आपका प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसे आप काट देंगे तो आपके पास जो आएगा 8 9 72 हो जाएगा, 3 75 बटे 3 बटे 8, यानी कि 9 3 बटे 8 दिन जो है इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाए, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपने इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या इतना है, ठीक है, यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए इसमें आपको क्या करना है, 22,4,375 है ना, 2 वर्ष के बाद क्या रहा है, कितना बढ़ा है, 4% की वृद्धि वृद्धि हो रहा है। आपको हम क्या बताए थे, 100% होगा जब भी इसमें वृद्धि करना होगा तो 104 कर देंगे, ठीक है। या तो आपको कोई ऐसे भी कर सकता है कि 25%, एक 4% की होल वैल्यू कितनी होती है, मुझे 25 होता है ना, तो ये 26/25 हो जाएगा। तो 26/25 को 2 बार गुना कर देंगे, या नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं 104 बटे 100 गुना 104 बटे 100, क्योंकि 2 साल कह रहा है तो 2 साल हम कर दिए, ठीक है। 2 साल और 3 साल कह रहा है, हम 3 बार लिखते हैं, यही काटेंगे तो आपको कितना होगा, 26/25 आ जाएगा। तो दोस्तों इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसे आप डिवाइड करेंगे, काट पीट लेंगे, तो काटने के बाद आपके पास आंसर आएगा, वो कितना आएगा, 23 68 64 आ जाएगा आपके पास। इतना तो आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना आपके हाथों में, आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आप यहाँ पे देख लीजिए।
कह रहा है कि यहाँ पे एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको संख्या पता नहीं है दोस्तों, हम संख्या क्या मान सकते हैं, संख्या को हम x मान सकते हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि एक संख्या का 50%, 50% मतलब क्या होता है, हाफ होता है, 1/2 होता है, तो इसका आधा x/2 हम मान सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, तो इसका आधा दोस्तों जो है ना, इसका आधा क्या है, चार, उस संख्या के x के 4/5वें भाग से दोस्तों क्या है, तो 21 जो है कम है, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन आ चुका है, आप इसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखिए कैसे कैसे कर सकते हैं आप इसे। तो दोस्तों आप इसे काटेंगे तो x की वैल्यू जो आपके पास यहाँ से निकल के आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। तो इतना आप कर सकते हैं, इसकी आप इसको आपने हमने आपको क्या इक्वेशन बता दिया है, आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो हम उम्मीद करते हैं आप कर लेंगे। x की वैल्यू 70 आ जाएगा आपके पास। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होती है। देखिए ये आपके ए बी फॉर्मूला पर बनता है, क्या बनता है, ए बी फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू क्या होता है 100 होता है, ठीक है। यही आपके ए बी फॉर्मूला होते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ पे माइनस होगा ना वहाँ पे माइनस करना है, जहाँ पे प्लस होगा बढ़ोतरी होगी वहाँ पे प्लस करना है। इस केस में क्या हो रहा है कि पहले 10% बढ़ रहा है तो हम +10 करेंगे, फिर क्या हो रहा है कि 40% की कमी हो रही है तो -40 कर देंगे, और यहाँ पे भी क्या करेंगे 40 करेंगे, या माइनस करेंगे, यहाँ पे 10 × 40 हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो ये +10 -40 कितना होगा, -30 हो जाएगा, होगा ना। और यहाँ से कर देंगे, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ से -4 हो जाएगा। आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन कितना माइनस का 34 हो जाएगा। तो 34% जो है इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी में दे रखा है, ठीक है। ये तो तरीका हो गया आपका ए बी प्लस का, ए बी फॉर्मूला का। लेकिन हम आपको तरीका बताते हैं कि 100 में जो जितना बढ़ेगा आपको बढ़ा देना है, और 100 में जितना घटेगा उतना घटा देना है। तो उसका कैसे हो सकता है देखिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसको लास्ट में आपको 100 से घटाना है। 10% बढ़ा देंगे तो 110% हो जाएगा, ठीक है। 40% कम करेंगे तो 60% हो जाएगा, बटे 100 कर देंगे, काट दीजिएगा, इससे 66 हो गया। अब 100 में से आपको क्या करना है कि 66 को घटा देना है, कितना बच जाएगा, 34% बच जाएगा। तो ये भी तरीका आपके पास है। इसमें क्या होगा, आपको जो है ना प्लस माइनस से बच जाएंगे, यहाँ पे आपको प्लस माइनस थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करना होगा, आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शन जो यहाँ पे डी है हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है, ठीक है। यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। अर्जुन की प्रारंभिक चाल कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखिए चाल, दूरी और समय में 3 चीज़ होता है, एक चाल होता है, एक दूरी होता है, एक समय होता है। आपके पास देखिए क्या-क्या दे रखा है, आपके पास यहाँ पे दूरी दे रखी है, आपके पास समय दे रखा है। इससे आप क्या कर सकते हैं, चाल को आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं दोस्तों कि रोहित का जो चाल है ना, अर्जुन का चाल कितना है, अर्जुन का चाल हम मान लेते हैं x है, और रोहित का चाल जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। x किलोमीटर प्रति घंटा और y किलोमीटर प्रति घंटा दोनों की चाल हम मान लेते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर आप जानते होंगे कि दूरी बटे चाल होता है, क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। इसी इक्वेशन को हम फॉर्मूला क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए समय कैसे निकाल सकते हैं, समय कैसे निकाल सकते हैं, 60 बटे कितना हो जाएगा पास, तो x हो जाएगा, किसका, ये किसका है, तो रोहित का चाल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसे क्या निकाल सकता है, आपके पास समय है 60 और चाल है, तो दूरी और बटे चाल क्या होता है, समय होता है ना, होता है। ये समय समय हम निकाल लिए, ठीक है। इसी में क्या करेंगे हम, जो 2 घंटे अधिक है, अधिक और कम कब होगा, दोनों का अंतर होता है अधिक और कम। तो 2 घंटे का अंतर है, तो डिस्टेंस तो सेम है, बटे 60, किसका अंतर है, y से, रोहित से। इसका मान कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, ठीक है। यही आपके पास पहला इक्वेशन हुआ, आप इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों क्या कह रहा है कि यदि अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले, यानी अर्जुन जो y वाला है इस अपनी चाल को दोगुना कर ले, तो क्या होगा, अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले तो दोस्तों क्या होगा, अर्जुन को हम क्या माने हैं, x माने हैं, तो x, ठीक है। देखिए x यहाँ पे हो जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रोहित का मान लेते हैं y। अब क्या करे, अर्जुन अपनी चाल को दोगुना कर ले, यानी पहले x था, अब कितना कर लेगा, तो 2x कर लेगा। तब क्या होगा आपके पास, आप सवाल में देखेंगे 1 घंटा की क्या होती है, कमी हो जाती है, यानी पहले 2 था, अब कितना होगा, 1 हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे हो चुका है।
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप यहाँ से x की वैल्यू को निकाल लेंगे। x की वैल्यू आप निकालेंगे दोस्तों, तो आपके पास कितना निकल के आएगा, जो है ना, मतलब कि x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ का आंसर ऑप्शन डी होगा, जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बस यही चीज फॉर्मूला आप ध्यान रखना है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, इसी पे आपको पुट कर देना है, आपका आंसर इजिली से निकल जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैशाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार द्वारा एक निश्चित दूरी तय करती है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक साइकिल द्वारा उसी मार्ग पर अपने मूल स्थान पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा में उसके द्वारा लिया गया समय 2 घंटे 24 मिनट था तो उसने कुल कितनी दूरी तय की है। देखिए दोस्तों, जब भी आपके पास डिस्टेंस सेम रहेगा, एक आप कॉन्सेप्ट समझिए, जब भी आपके पास डिस्टेंस सेम रहेगा, डिस्टेंस सब रहेगा, तो इसके बाद आपके पास एवरेज स्पीड निकलेगा ना, वो क्या होगा, तो वो होगा 2xy बटे क्या होता है x प्लस वाई। बस आपको ध्यान ये रखना है कि डिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, डिस्टेंस सेम होना चाहिए, तब आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि वैशाली उसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार से चलती है। ठीक है, और उसी दूरी को दोस्तों वैशाली जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो साइकिल से चलती है। तो दूरी तो सेम हो गया, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आपके पास समय दे रखा है, का मतलब दूरी कैसे निकाल सकते हैं, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है ना, 4 गुना समय होता है, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। यदि हमारे पास 4 निकल जाएगा, समय तो ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों गुना कर देंगे, दूरी हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 गुना x की वैल्यू कितने हमारे पास है, 50 ले लेंगे, और y की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 ले लेंगे, बटा कितना हो जाएगा 60 यहाँ पे हो जाएगा, 10 छः के 60 यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 2 तिया 6 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 50/3 जो है ना यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी क्या होगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों देखेंगे दूरी हम निकालेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय। चल हमारे पास कितना है, 50/3 है, और समय हमारे पास कितना है, तो आप देखेंगे 2 घंटा 24 मिनट। तो 2 घंटा 24 मिनट को आप कैसे लिख सकते हैं, तो 2 घंटा आप प्लस में कितना होगा, 24 मिनट को आप घंटा में चेंज करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूनी 60, और 2 दूनी 4, 2 तिया 2 पंचे 10। ठीक है, यानी कि 5 दूनी 10, तो 12/5 आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, कितना, 12/5 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आपको हम बता दिए हैं, आप इसे देख लेंगे, तो इसे हम कट कर देते हैं और 12/5 डायरेक्टली लिख देते हैं, तो 12/5 यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसे कट करेंगे ना, तो कितना आपके पास हो जाएगा, तो देखेंगे आप, तो देखिए ऐसे का 5 दही 10 और 3 चौके 12, यानी कि 40 किलोमीटर दोस्तों आपके पास आंसर निकल के आ चुका है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए आपको यहाँ पे क्या समझना था, जब भी आपके पास दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, तो आप वहां से क्या करेंगे, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, और उसके बाद आपके पास समय दे रखा है, आप दूरी निकालने के लिए, डिस्टेंस निकालने क्या करेंगे, तो स्पीड इंटू टाइम करेंगे, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 24 मिनट था, उसको हमने क्या किया, तो घंटे में चेंज कर दिया, 60 से भाग करके डिवाइड करके। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो 1 घंटे की बन चुकी है, बाकी दोस्तों हमने आपको कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की, इसलिए थोड़ी लंबी हो सकती है वीडियो। बाकी यदि आप चाहेंगे, कहेंगे कि हमको थोड़ा सा कम वीडियो चाहिए, कम लंबी, तो हम इतना एक्सप्लेन आपको नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे पास जो समय देंगे ना, उससे कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले, इसलिए हम थोड़ा सा समय दे देते हैं, टाइम लग जाता है, लेकिन आपको सिखा के हम जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलिए, ये पृथ्वी राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही है, जो 6 मिनट की देरी से चल रही है। ड्राइवर इसकी गति को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। ऐसा करने से ट्रेन अपने अगले स्टेशन, जो कि 36 किलोमीटर दूरी है, पर समय से पहुंचती है। ट्रेन की वास्तविक गति कितनी है। देखिए दूरी दोस्तों 36 किलोमीटर की है, डिस्टेंस आपके पास जो है ना कितनी है, 36 किलोमीटर की है। ठीक है, लेकिन पहले से ऑलरेडी 6 मिनट लेट हो चुका है, लेकिन ड्राइवर को समय पर पहुंचना है, तो क्या करेगा वो क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा तब ना समय पे पहुंचेगा, क्योंकि लेट है। तो कितना बढ़ा दिया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। तो कह रहा है कि ट्रेन की वास्तविक रियल जो स्पीड थी ट्रेन की, वो कितनी हो जाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हम दोस्तों मान लेते हैं कि ट्रेन की जो स्पीड है रियल वाली, वो कितनी है, एक्स है। नहीं जानते हैं तो हम क्या मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं। दोस्तों हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की स्पीड वो क्या है, स्पीड वो क्या है दोस्तों, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और जो स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, 36 किलोमीटर आपके पास ऑलरेडी दे रखा है। तो दोस्तों जो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है, उसी को हम लगाएंगे। देखिए दूरी यहाँ पे हो गया 36, और बट्टे कितना करेंगे 4, उससे क्या होगा, समय पता चलेगा। और देखिए एक्स हम माने क्या, स्पीड माने हैं ट्रेन की, इसी में 4 की बढ़ोतरी हो रही है ना, तो 4 हम बढ़ा देंगे, बढ़ा दिए।
ठीक है। अब बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, वो कह रहा है कि 6 मिनट की देरी से पहुंचता है ना, तो 36 अब बटे कितना 6 मिनट की देरी से पहुंचता है, ये एक्स हो जाएगा यहाँ किलोमीटर, बटे कितना 6 मिनट की देरी से पहुंचता है ना, तो 6 मिनट को क्या करेंगे हम घंटा में चेंज कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास इक्वेशन बन चुका है। यहाँ से आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को यहाँ से ऑप्शन से किसी एक्स की वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आपके पास ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप निकालना चाहते हैं आप निकाल सकते हैं, आपके पास जो निकल के आएगा वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा आपके पास, वो निकल के आ जाएगा। तो आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सोचने का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि 11 का प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा दोस्तों, तो 11 के प्रथम 12 गुणज क्या हो जाएंगे, 11 दूनी 22, 11 तेरह 33, 44, 55। ठीक है, तो 12 तक जाएंगे तो 132 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ए कितना हो गया 11 हो गया, डी कितना हो गया 11 हो गया। तो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, एस एम बराबर होता है, एक सेकंड दोस्तों, एस एम बराबर होता है n/2। ठीक है, n/2 बट्टे में क्या हो जाएगा आपके पास, तो 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को पुट कर देंगे। n हमारे पास कितना है 12 है, n कितना हमारे पास है 12 है, तो 12/2 कर देंगे यहाँ पे, और 2a कितना हो जाएगा, तो a हमारे पास 11 है, तो 11 दूनी कितना होगा 22 होगा, और प्लस में n कितना है 12, 12 से 1 गया 11, 11 गुना डी कितना होगा, तो 11 गुना डी 11 यानी कि 121 हो जाएगा ना। तो आप देखेंगे 121 प्लस 22 आप जोड़ेंगे तो 12/2 गुना इसको आप जोड़ दीजिए, 2 1 3 12 2 14 143 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, इसे आप कितना 2 1 3 12, हाँ ठीक है, इसे आप 2 छक्के 12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, छतरी के 18 हाथ में 1 4 छक्के 84 85, यानी कि 858 आपके पास हो जाएगा। तो औसत कह रहा है कितना, औसत निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों, तो औसत कितनी संख्या है 12 संख्या है, तो 12 से हम डिवाइड कर देंगे, आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आपके पास आ जाएगा, तो 71.5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कह रहा है कि 6 वर्ष पहले एल और एम की औसत आयु कितनी वर्ष थी, 39 वर्ष थी। देखिए एल और एम की औसत आयु कितनी थी, 39 वर्ष थी। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा दोस्तों, हम 2 से गुना करेंगे 78 आपके पास योग हो जाएगी। ठीक है, और 6 वर्ष पहले कह रहा है, तो यानी कि हम वर्तमान आने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी 6 वर्ष बढ़ाएंगे और इसमें भी 6 वर्ष बढ़ाएंगे, दोनों में 6 वर्ष बढ़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे 12 इसमें ऐड कर देंगे, तो हम क्या वर्तमान में पहुंच जाएंगे। और 78 में जब 12 जोड़ेंगे दोस्तों, 78 दूना 80 और 10 कितना होगा 90, यानी इसकी जो वर्तमान में उम्र कितनी है, तो 90 वर्ष की उम्र है दोनों की जोड़ करके। आगे कह रहा है कि एल एम एन, तो एल है आपके पास, एम है आपके पास और एन है आपके पास, तीन को संख्या है, इसका वर्तमान योग कितना दे रखा है 54 दे रखा है। ठीक है, तो गुना 3 कर देंगे, 3 तो है तो आपको कितना कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हाथ में 1 और 5 तिया 15 16 162 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपके पास ये 6 साल पहले का दे रखा था, हमने इसे प्रेजेंट बना लिया, कितना हो गया 90 हो गया, और इन तीनों का प्रेजेंट में 90 है, तो आपके पास एल प्लस एम कॉमन दे रखा है, एल प्लस एम, एन का दोस्तों पूछा जा रहा है यहाँ से। क्या है कि 5 वर्ष के बाद एन की आयु क्या होगी, तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब 162 में से 90 घटा देंगे तो आपके पास क्या होगा, एन की वैल्यू आ जाएगी। और दोस्तों आपके पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप घटा देंगे 162 में से 90 को, तो 72 वर्ष आ जाएगी, कितनी 72 वर्ष हो जाएगी। अब हमको क्या कह रहे हैं कि 5 वर्ष बाद एन की वैल्यू, तो 5 इसमें जोड़ देंगे तो 72 5 कितना होगा 77 वर्ष हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि निम्नलिखित आंकड़ों का मान 11 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। सभी को दोस्तों जोड़ दीजिए, यहाँ पे यहीं पे हम कर देते हैं, सभी को जोड़ दीजिए 11 प्लस 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 जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भाग कर दीजिए। ठीक है, इसी का दोस्तों कितना दे रखा है, मात्र तो 11 दे रखा है, 11 से गुना कर दीजिए। यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे, जब आप सभी को जोड़ेंगे ना तो आपके पास आएगी जोड़ने के बाद 107 प्लस एक्स आएगा बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 यहाँ पे गुना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 3 आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। कह रहा है कि 15 साल पहले सिंथिया ब्रिटनी से 3 गुनी बढ़ी थी, इनकी उसकी वर्तमान आयु का योग 94 वर्ष है, तो ब्रिटनी अब कितनी वर्ष बड़ी है। ठीक है, ऐसे सवालों को क्या करना है आपको, ऑप्शन से बनाना है। जैसे हम ऑप्शन ले लेते हैं 31 वर्ष ले लेते हैं, मान लीजिए कि ब्रिटनी की उम्र जो है कितनी वर्ष है, 31 वर्ष है। ठीक है, 31 वर्ष मान लीजिए। अब देखिए 15 साल पहले जाएंगे तो 15 साल जो वर्तमान थी वर्तमान 31 वर्ष है ना, 15 साल पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 वर्ष पहले जो जाएंगे दोस्तों तो ब्रिटनी कितनी वर्ष की हो जाएगी, 16 वर्ष की हो जाएगी ना। ठीक है, अब वर्तमान कितनी है 21 वर्ष की है। अब क्या है कि 15 साल पहले सिंथिया जो है, सिंथिया
वो ब्रिटिश 3 गुना बड़ी थी, यानी कि 16 थी या 48, यानी सिंथिया जो 15 साल पहले था उम्र, वो 48 साल की थी। तो अब ये सोचिए दोस्तों, जब सिंथिया 15 साल पहले 48 उम्र की थी, तो अभी कितना की हो जाएगी वो? तो 15 जोड़ देंगे तो ना वर्तमान में पहुंचेंगे। तो 8 5 13, ठीक है। और 4 5 1 6, 63 वर्ष की क्या होगी? तो आपके पास वो क्या बोलते हैं, सिंथिया हो जाएगी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उनकी वर्तमान आयु 94 है। तो आप देखिए कि सिंथिया की उम्र कितना 63 है, और जो क्या है इसका नाम, ब्रिटनी की उम्र 34 31 वर्ष है। तो दोनों को आप जोड़ेंगे तो 33 प्लस 31 94 होता है क्या? यदि होगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो 3 1 4 6 3 9 94 वर्ष हो चुका है, जो ऑप्शन नंबर ये 94 वर्ष योग है ना। यानी आप ऑप्शन से इसे क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हम आगे बढ़े, 15 साल पीछे गए और उसके बाद फिर आए यहाँ पे वर्तमान में, दोनों को जोड़े तो 94 वर्ष पूर चुका है। यानी कि हम जो 31 वर्ष माने थे ऑप्शन में, वही हमारे पास का सही आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। जितना प्रश्न कह रहा है उतना ही यहाँ पे करते जाएंगे, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो कह रहा है कि 10 वर्ष के बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दुगुनी होगी। तो पुत्री की वर्तमान आयु क्या होगी? तो मान लीजिए पुत्री की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी है, एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो पिता कितनी हो जाएगी दोस्तों? वो कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी ना। ठीक है, अब क्या है कि 10 वर्ष के बाद आफ्टर 10 ईयर्स, 10 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा? 10 वर्ष दोनों में जोड़ेंगे, एक्स प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 3x+10। 10 वर्ष के बाद में क्या होगा? तो कह रहा है कि उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो उसकी पुत्री की आयु की क्या होगी? दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी हो जाएगी, यहाँ से आप देखेंगे 2x प्लस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे 3x+10 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आपके पास निकल के आएगी वो कितनी आएगी? 10 वर्ष निकल के आएगी। तो 10 वर्ष क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन डी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने मैथ रीजनिंग को कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही लंबा समय लग चुका है हमको, 1 घंटे से ऊपर का समय लग चुका है यहाँ पे, लेकिन हमने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। तो इतनी मेहनत से आपको हम वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक तो आपका बनता ही है, आप कर दीजिएगा। दोस्तों आपके पास रीजनिंग का सवाल है, आप इसे देख लीजिए। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जो पहले से संबंधित है। देखिए, बिहार झारखंड से किस प्रकार संबंधित होगा, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ कैसे संबंधित होगा। देखिए, झारखंड जो बना है दोस्तों, बिहार से अलग होकर बना है झारखंड। तो छत्तीसगढ़ जो है किससे अलग होकर बना है दोस्तों? छत्तीसगढ़ जो अलग हुआ दोस्तों, वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ है, आपको पता होगा। तो इस प्रकार डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है, वही संबंध वृक्क का किससे है? तो हृदय दोस्तों किससे, हृदय जो होती है ना, हृदय के जो अध्ययन को बोलते हैं कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो वृक्क के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? नेफ्रोलॉजी कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है? बी में दे रखा है। तो नेफ्रोलॉजी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 18 और 28 42 10, इसको आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखिए दोस्तों, आप तो 12 में क्या हो रहा है ना, 12 को आप पहले 2 से गुना कीजिए, ठीक है। आप फिर इसमें क्या कर दीजिए, तो इसके आधा को जोड़ दीजिए, तो प्लस 6 को प्लस क्या कर दीजिए, सॉरी, आधा को माइनस कर दीजिए, कितना होगा? 12 24 में 6 गया कितना? 18 होगा ना। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे सेम करेंगे, तो 10 से गुना 2 करेंगे, कितना होगा? 20 होगा। और इसमें आधे घटा देंगे, 5 घटा देंगे, कितना बचेगा? 15 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। नेहा विपुल की माँ है, क्या कह रहा है? देखिए, नेहा जो है ना, नेहा वो क्या है? विपुल की माँ है। यहाँ विपुल है, इसकी माँ है कौन सी? नेहा। नेहा मतलब महिला है, तो हम माइनस लिखते हैं यहाँ पे। रजत नेहा का भाई है, और रजत जो है दोस्तों नेहा की भाई है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? विपुल का ये माँ हो गई थी भाई, नहीं, विपुल का मामा कौन हो गए? आर हो गए, ठीक है। यानी कि रजत हो गए विपुल का मामा। प्रभाकर रजत का पिता है। यदि प्रभाकर रजत का पिता है, इसका मतलब नेहा का भी पिता होगा प्रभाकर। प्रभाकर यहाँ पे इसका पिता हो चुका। आप खुद सोचिए दोस्तों, जब ये माँ हो गई, माँ के पिताजी कौन होते हैं? नन्ना होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रभाकर कौन है विपुल से? प्रभाकर कौन है विपुल का? तो प्रभाकर जो है विपुल का नन्ना हो गया। प्रभाकर जो है विपुल का कौन का? नन्ना हो गया। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है सवालों को और आंसर निकालना है, ठीक है। लीला ने अपने दोस्तों से 2 लड़कियों का परिचय अपने पिता की एकमात्र बहन की बेटियां। दोस्तों क्या, लीला ने अपने दोस्तों से 2 लड़कियों का परिचय अपने पिता की बहन। अपने पिता की बहन कौन होती है? बुआ होती है। अब बुआ की बेटी क्या बोलते हैं? ममेरी फुफेरी बहन कहते हैं, के रूप में कराया। तो लीला और लड़कियां क्या है? तो चचेरे ममेरे फुफेरे भाई हैं। कितना सिंपल सवाल है। कह रहा है कि यू डब्लू की बहन है। यू जो है ना, यू ये किसकी बहन है? डब्लू की बहन है। लेकिन डब्लू के बारे में कंफर्म नहीं है कि डब्लू क्या है, ठीक है। आप देखते हैं आगे, कह रहा है कि यू टी की पत्नी है। यू जो है आपके पास दोस्तों, वो क्या है? तो टी की पत्नी है यू।
यू जो है वो टी की पत्नी है। इसका मतलब ये हुआ टी पुरुष होगा, ये दोनों पति पत्नी हो चुका है, ये क्या उसका मतलब कि ये इसका जीजाजी हो गए। डब्लू टी जो है डब्लू का जीजाजी होगा, लेकिन डब्लू लड़की है लड़का है पता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डब्लू के का दूसरा पुत्र है। अब कह रहा है कि के का दूसरा पुत्र है, इसका मतलब इसका दोनों का जो के क्या है बाप है। ठीक है, बाप है कि माँ है पता नहीं है। तो के का दोनों पुत्र दूसरा पुत्र यानी कि के का कोई और एक बेटा होगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि के की पुत्री डब्ल्यू हो गई और डब्ल्यू इसका बेटा हो गया और टी इसका क्या दामाद हो गया। तो डब्ल्यू का टी से, डब्ल्यू कौन है, डब्ल्यू कौन है टी का, तो डब्ल्यू जो है टी का कौन है, तो टी का पत्नी का भाई कौन होता है, साला होता है। तो साला क्या होगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 4 है, 8 है, 35 है, 51 है, 76 है। ठीक है, आपको ये चूज करना है कौन सी संख्या इसमें आने वाली है। दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे 4 से 8 कैसे हुआ, 35 से 51 176 होगा। आपको ध्यान से देखना है और इसको बनाना है। आप इसमें देखेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा ना, प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप देखेंगे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 प्लस कितना होगा 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 3 9 8। 3 का यहाँ पे सॉरी क्यूब हो जाएगा। 3 3 से 27 प्लस 8 कितना 35 होगा। यहाँ दोस्तों क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 का क्यूब होगा और यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर होगा, यानी 36 होगा। यानी कि आप 176 में प्लस 36 करेंगे तो कितना आपके पास हो जाएगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो 226 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 से 1.5 हुआ, 1.1 हुआ, 0.8 हुआ, 0.6 और आगे क्या होगा। तो आप देखेंगे ध्यान से इसमें तो क्या होगा 0.1 की यहाँ पे कमी हो रही है, सभी में कमी हो रही है। 0.6 में हम क्या करेंगे 0.1 की जब हम कमी कर देंगे तो कितना बचेगा 6 में से 5 0.5 बचेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डी डब्ल्यू ई वी एफ यू वाट क्या होगा। देखिए डी कितना पता है 4 पे, ई कितना 5 पे, एफ 6 पे, एफ 7 पे। यानी जी से जो शुरू होगा वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जी से कौन शुरू हो रहा है, केवल एक सही हो रहा है, आगे हमको नहीं देखना है। कौन सी आकृति असंगत है यहाँ पे कह रहा है, कौन सी आकृति यहाँ पे असंगत हो जाएगी। दोस्तों आपको 4 आकृति दे रखी है, इसमें से आपको ये चूज करता है कौन सी आकृति यहाँ पे असंगत हो जाएगी, यानी कि उसमें कोई समानता नहीं होगी। तो आप देखेंगे दोस्तों सभी आकृति में क्या है ऊपर नीचे मतलब ट्रायंगल है, जबकि आकृति बी में सिर्फ सभी एक ही दिशा में ट्रायंगल है जो ऊपर की ओर है, इसलिए ये अलग हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी आकृति यहाँ पे आएगी। ठीक है, इस पे आप देखेंगे दोस्तों ध्यान से तो ये वाले जो स्टार है ना, ये वाला स्टार यहाँ पे है और ये वाला स्टार यहाँ पे है, यानी कि इसका संबंध इससे बन रहा है, इसका संबंध इससे बन रहा है और इसका संबंध जो है इससे बनेगा। यानी इसमें जो स्टार बनेगा वो क्या होगा, तो ये वाला व्हाइट वाला स्टार बनेगा, ब्लैंक वाला स्टार बनेगा। तो ब्लैंक वाला स्टार कहाँ कहाँ पे है दोस्तों, तो इसमें नहीं है, तो ये तो कभी नहीं बन सकता है। हम बढ़ते हैं इन दोनों को, इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को, आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए ध्यान से देखेंगे, तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये जो आपकी आकृति बन जाएगी दोस्तों, ये जो ऑप्शन नंबर ये वाली आकृति जब टर्न लेगी ये क्या बन जाएगी, इस टाइप आकृति बन जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में इस टाइप आकृति दे रखी है, जो किसमें है डी में दे रखी है। तो डी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा है कि उपरोक्त अनुक्रम में लुप्त आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, ये आकृति यहाँ पे लुप्त दे रखी है, इसमें कौन सी आकृति आपके पास हो जाएगी। आप देखिए इसमें देखें दोस्तों, ये जो है रिंग 1 2 3 3 2 5 है, यहाँ पे कितना 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि घटते जा रहा है। यहाँ पे कितना होगा रिंग में, जब 5 है यहाँ पे रिंग 6 होगा, जहाँ जहाँ 6 रिंग वाला होगा ये वाला, वही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो इसमें है क्या, नहीं है, इसमें है क्या 2 4 6 हो सकता है, 2 4 6 हो सकता है, 2 4 6 हो सकता है। इसमें देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे 1 होगा, तब ना 1 2 3 4 बढ़ते जा रहा है। तो 1 वाला कहाँ कहाँ पे है, इसमें है क्या, नहीं है। या तो ये या तो ये हमारे पास इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये कहाँ पे होगा। देखिए यहाँ से कट हुआ यहाँ बचा, ये कट हुआ यहाँ बचा, ये कट हुआ यहाँ बचा, ये कट हुआ यहाँ बचा, बचेगा कहाँ सिर्फ ये वाला बचेगा। और इस स्थान पे कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन डी यहाँ पे, डी कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। तो ऐसे आपको समझना होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उस बॉक्स का चयन कीजिए जो नीचे दी गई सीट को लाइनों के अनुसार मोड़ कर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे देखिए इसका जो मतलब हो जाएगा ना संबंध इससे हो जाएगा और इसका संबंध इससे हो जाएगा और इसका संबंध इससे हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे, यानी कि ये जो है ना आयत जहाँ पे होगा वहाँ पे ट्रायंगल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आयत है, यहाँ पे आयत है, ट्रायंगल है, ये कभी नहीं हो सकता है सवाल। ठीक है, जहाँ पे दोस्तों आप ये देखेंगे कि जहाँ पे व्हाइट है वहाँ पे ये नहीं हो सकता।
तो जहाँ पे व्हाइट है यहाँ पे हो रहा है ना, तो ये भी नहीं हो सकता कोई सवाल। ठीक है, आप देखेंगे आप तो यहाँ पे ध्यान से अगर ये वाला देखिए, यदि जहाँ पे ये ट्रायंगल होगा ना वहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये दोनों है यहाँ पे हो सकता है। ऑप्शन डी केवल बचता है जो इसकी आकृति बन सकती है। ठीक है, आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं। इसमें आप देखिए 54 नंबर का सवाल, इसको आप पढ़ेंगे सब में आपके जोड़ दीजिए। 24 प्लस 6 प्लस 12 करेंगे तो 42 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 64 प्लस 9 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 64 9 कितना होगा 73, 4 कितना होगा 77 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पी का अर्थ भागा है, अर्थ का अर्थ गुना है, जहाँ पे पी है ना वहाँ पे आप भागा कर देंगे यहाँ पे। और क्यू का अर्थ क्या होता है, प्लस होता है, यहाँ पे प्लस कर देंगे। आर का अर्थ क्या होता है, तो गुना होता है, यहाँ पे गुना कर देंगे। और एस का अर्थ क्या होता है, माइनस होता है, यहाँ पे माइनस कर देंगे। आप जब इसका कैलकुलेशन निकालेंगे ना दोस्तों, तो आपके सवाल का आंसर जो आएगा 51 आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हम लोग कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चुनाव कीजिए जो आगे आएगा। तो 11 से 143 कैसे आ रहा है, 13 से 121 कैसे आ रहा है, 7 से क्या होगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 11 गुना 13 करिएगा आप तो कितना होगा 143 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 13 गुना कितना करना है आपको 17 करना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा पास, तो 13 4 17, यानी कि तो ये हो जाएगा आपके पास 221। आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, इसकी आभाज्य संख्या मतलब कि इसके अगले आभाज्य संख्या से गुना करना है। जैसे 11 है ना, 11 के बाद आभाज्य संख्या कौन है 13 आएगी। जब 13 है ना, इसकी आभाज्य संख्या कितनी 17 आएगी। तो 7 के बाद आभाज्य संख्या कौन सी आएगी 11 आएगी। तो 11 गुना 7 कितना होगा 77 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। एम्बर का मतलब दोस्तों 27 दे रखा है, ब्राउन का मतलब 14 दे रखा है, तो ग्रीन का मतलब क्या होगा। तो एम्बर का वैल्यू कितना होता है 1, ये 13, ये कितना 2, ये कितना 5, ये 18, 18 5 23, 2 25, 1 26, 26 प्लस में 13 कितना होगा 39 होगा। 39 को जब आप गुना कर देंगे नौ आपस में 9 तिया 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से ग्रीन कितना 7, आर कितना 18, ई कितना 5, ई कितना 5, एन कितना 14। जब आप सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो आपके पास कितना होगा 49 होगा। और 49 को क्या करेंगे आप 4 इंटू 9 कर देंगे 36 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीचे 4 पुरस्कार दिए गए हैं, उनमें से किसी न किसी तरीके से समान है और एक असंगत है। असंगत का चुनाव करने के लिए कह रहा है। पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म श्री हो गया और परम वीर चक्र हो गया। दोस्तों ये सभी जो होते हैं नागरिक पुरस्कार होते हैं, जबकि परम वीर चक्र जो होते हैं ये शौर्य पुरस्कार होते हैं, इसलिए क्या हो गया अलग हो जाएंगे यहाँ पे। 127 है, 125 है, 313, आपको तो स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि ये क्या है। ये 1 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है। अब क्या हो जाएगा आपके पास तो 9 का क्यूब हो जाएगा। और 9 का क्यूब कितना होता है नंबर 81, 81 नंबर कितना होता है 729 होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे हम बढ़ते हैं, कानून का जो संबंध अपना आदेश से है तो अपराध का संबंध किससे हो जाएगा। तो जिस प्रकार कानून आदेश का संबंध कानून से है, आदेश का संबंध किससे है तो कानून से है, उसी प्रकार दोस्तों आप ध्यान रखेंगे सजा का संबंध किससे हो जाएगा। तो सजा का संबंध दोस्तों आपके अपराध से हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अब यहाँ से हिंदी का सवाल है, कह रहे हैं कि औष्ठ्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा होता है यहाँ पे। तो दोस्तों क्या होगा भौज है यहाँ पे, इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है। आपके पास एक शब्द दे रखे हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा आपके पास शुद्ध शब्द हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे अगर तो दुर्भिसंधि जो है ना यहाँ पे ऑप्शन ए वाला यही क्या है शुद्ध दे रखा है। निम्नलिखित में से असंगत विलोम का विलोम शब्द युग्म कौन सा है। अर्थ का इति, अवनति का उन्नति, सात्विक का शुद्ध और ज्योति का तम। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे तो देखिए अर्थ का इति ये सही सही दे रखा है, अवनति का उन्नति उल्टा ये भी सही दे रखा है, ज्योति का तम भी सही दे रखा है, जबकि सात्विक का शुद्ध जो है ये गलत दे रखा है। ये जो है ना गलत दे रखा है। सात्विक दोस्तों क्या होता है शुद्ध नहीं होता, ये तामसिक होता है। क्या होता है तामसिक होता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं अभिभाषण कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे इसका आंसर होगा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है। अपर्णा दोस्तों क्या होता है पार्वती जो है ना अपर्णा का पर्यायवाची होता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद है। ये नीली कमीज वाला लड़का जो है ना अभी अभी गया है, ये रेखांकित पद जो है अंडरलाइन वाला, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपको बतलाना है दोस्तों। तो ये आपके पास हो जाएगा विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई लोकोक्ति का अर्थ है आंख का अंधा गांठ का पूरा
इसका मतलब क्या होता है? आँख का अंधा, गाँठ का पूरा मतलब होता है दोस्तों कि मूर्ख धनी होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके पास एक गद्यांश है, आप गद्यांश को पढ़ लेंगे क्योंकि इसमें हम टाइम नहीं देंगे, बहुत ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है वीडियो में। इसे आप ध्यान से पढ़ लीजिए। हम देखिए वीडियो को थोड़ा-सा पॉज़ कर देते हैं, आप ध्यान से इसको पढ़िए पहले। पढ़ने के बाद जो है ना, आपके पास सवाल है, इसके आंसर आपको बताने हैं। ना 3 में, ना 13 में मुहावरे का कौन-सा अर्थ ठीक लगता है? ना 3 में और ना 13 में इस मुहावरे का दोस्तों अर्थ जो हो जाएगा वो सही-सही, वो होगा किसी भी गिनती में न आना, ठीक है? भर्त्सना का क्या तात्पर्य होता है? भर्त्सना मतलब दोस्तों क्या होता है आपका तात्पर्य, इसका मतलब होता है निंदा और तिरस्कार करना, ठीक है? अगला है कि लेखक की परेशानी का क्या कारण था? आप यदि पढ़ेंगे ना इसमें सवाल को, तो आपको पता चलेगा कि लेखक की परेशानी का हल जो था परेशानी, वो लेखक और उनके जैसे साहित्यकार की भविष्य कभी क्षमा नहीं करेगा, जैसे भीष्म को आज तक क्षमा नहीं किया गया, यही इसकी परेशानी थी। आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे देख लेंगे आप। आपके पास सिनोनिम्स है, यानी कि इंग्लिश का सवाल आ चुका है। कह रहा है कि एनोडाइन का सिनोनिम्स क्या होगा? एनोडाइन मतलब दोस्तों होता है क्या? पीड़ादायक होता है, ठीक है? इसका जो मतलब होता है सिनोनिम्स वो क्या हो जाएगा? बेंजीन होगा जो पीड़ादायक होगा, ठीक है? एक्सा सेपरेट मतलब दोस्तों क्या होता है आपको बताना है। इसका मतलब है क्रोधित होना। क्या होता है? क्रोधित होना, इसका मतलब होता है क्रोधित होना। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपको ये बतलाना है, ठीक है? इसका होगा इन्फ्यूरेट, मतलब क्या होता है? क्रोधित होना, इसका मतलब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि अपोजिट बताना है किसका? अपोजिट का। अपोजिट मतलब दोस्तों होता है क्या? तो उपयुक्त या उचित होता है। उपयुक्त या उचित होता है। इसका आपको क्या बताना है? अपोजिट बताना है, ठीक है? इसका उल्टा बताना है। इसका होगा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा, जो अनुचित होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आपके पास है एंटोनिम्स किसका? मेरिल का। जैसे मेरिल मतलब होता क्या है? हस्तक्षेप करना। किसी के बीच में जो हस्तक्षेप करते हैं ना, उसी को बोलते हैं मेरिल कहते हैं। हस्तक्षेप करना कहते हैं, और इसका जो अंतिम उल्टा हो जाएगा शब्द, वो क्या हो जाएगा? इग्नोर करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारे पास। आपके पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एमेबल, ठीक है? ऑप्शन बी इस प्रश्न का आंसर होगा। ये आपके पास एडियम्स है, यानी कि मुहावरा है। क्या है कि ए बैड एग मतलब क्या होता है? इसका मुहावरे का अर्थ होता है कि अविश्वसनीय व्यक्ति, ठीक है? यानी कि समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल। ऑप्शन बी यहाँ पे प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि मेड आउट ऑफ होल क्लॉथ, इसका भी आपको एडियम्स बताना है। इसका आंसर क्या होगा आपके पास दोस्तों? ये होगा इंटायरली फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर होगा हमारा, ठीक है? यहाँ पर एरर आपको चूज करना है कि नाइदर सैम नॉर आई आर इंटरेस्टेड इन द अटेंडिंग द मीटिंग। तो नाइदर सैम नॉर आई, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में गलती है, आर इंटरेस्टेड। देखिए नाइदर नॉर जब भी होगा ना दोस्तों, नाइदर नॉर जब भी होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? आई के अनुसार क्या होगी? भर आएगी, ठीक है? आई के अनुसार क्या होगी? भर आएगी। और आई में क्या होता है दोस्तों? तो आई के साथ हम एम यूज करते हैं, ना कि आर यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एम का इस्तेमाल होगा, इसलिए ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है? ये आपके पास एक पैसेज है, इसको आप पढ़ लेंगे और अपने सवाल का जवाब यहाँ पे दे देंगे, ठीक है? तो पैसेज जो है आपको पढ़ना है अच्छे से, प्यारे से, और इसका जवाब देना है। तो आपके पास जो है यहाँ पे पैसेज है 79 और 80। तो 79 का आप पढ़ लेंगे दोस्तों, तो आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका आंसर हो जाएगा, और 80 का आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर सी, द रिपब्लिक वॉज रिटन अराउंड 36 एडी। ये आपका जो है ना फॉल्स, नॉट ट्रू, यानी गलत नहीं है। तो ये जो है ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आपके पास एक अब जो आपके पास है कंप्यूटर का सवाल है 20, अब उसको भी देख लेते हैं हम लोग। प्रोग्राम के निर्देश को बाइनरी में दर्शाया गया है और डैश में संग्रहित किया गया है, जिसमें से सीपीयू द्वारा प्राप्त डिकोड और निष्पादित किए गए हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग मेमोरी के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, तो कंप्यूटर में जो एक शब्द होता है इसका आकार क्या होता है? एक कंप्यूटर में निश्चित है, लेकिन विभिन्न कंप्यूटर के लिए बीच क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है शब्द का आकार, ठीक है? पेरिफेरल आई 1 और 0 में कितने आउटपुट हो सकते हैं? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, इसके आउटपुट जो होते हैं 256 आउटपुट यहाँ पे हो सकते हैं, पोर्ट होते हैं, सॉरी आउटपुट नहीं पोर्ट होते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम जो कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गुडले को पढ़ने के लिए किया गया था, उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? कोलोसस कहते हैं। क्या बोलते हैं? कोलोसस के नाम से जानते हैं। निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो माउस की कौन सी श्रेणी होती है जो माउस के मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का इस्तेमाल करती है दोस्तों? तो वो कौन सी होती है हमारे पास? तो ऑप्टिकल माउस जो होती है वो लेजर का इस्तेमाल करती है।
बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाली मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया गया है। यानी बिजली बंद हो गया यानी कि डाटा खो गया, वो कौन सी होती है दोस्तों? तो वो होता है आपके पास वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए इस प्रश्न का आंसर होगा। सीपीयू द्वारा किस मेमोरी का सीधे उपयोग नहीं किया जाता है? इसके बजाय इस मेमोरी से प्राप्त डेटा पहले रैम में लोड होता है और फिर प्रोसेसर को भेजा जाता है। वो कौन सा होती है? सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है दोस्तों? सॉफ्टवेयर क्या होता है आपको ध्यान रखना होगा। सॉफ्टवेयर होता है कि सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाने में क्या करता है? सक्षम बनाता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दे रखे हैं? पहला है लिनक्स कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है जो उपकरणों और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करता है। पहला कथन सत्य है या असत्य है, आपको बताना है। दूसरा कथन है कि यदि आप वायरस मालवेयर स्लो डाउन क्रैश से छुटकारा पाना चाहते हैं तो लिनक्स एक आदर्श ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो कौन सा असत्य है, यानी दोनों कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं, कोई कथन गलत नहीं है। इस प्रकार ना तो एक ना ही दो यहाँ पे असत्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और एक बार में ही निष्पादित कर देता है। तो कौन ऐसा है जो मशीनी भाषा को उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करता है दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे वो होता है कौन सा? कंपाइलर होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि पाइथन के अनुक्रम डेटा प्रकारों के संदर्भ में डैश अल्पविराम द्वारा अलग किए गए आइटम का एक क्रम है जो आइटम डैश में संलग्न होते हैं। तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? टपल में क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं। कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला संक्षिप्त नाम एक्स एसक्यूएल का मतलब दोस्तों क्या होता है? आपको ये बताना होता है। इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड STRUCTURED स्ट्रक्चर्ड क्यूरी QUERY क्यूरी लैंग्वेज LANGUAGE यही होता है। तो आप देखेंगे कहाँ पे ऑप्शन नंबर किसमें है? तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी में है, स्ट्रक्चर क्यूरी भाषा या लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी रजिस्टर डेटा के भंडारण के लिए उपयोग किया जाता है या सीपीयू में आ रहा है या डाटा सीपीयू द्वारा स्थानांतरित किया जा रहा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे इसे बोलते हैं मेमोरी बफर रजिस्टर। ऑप्शन बी यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर होगा हमारे पास। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत दे रखा है? दोस्तों आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके पास जो गलत दे रखे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला जो है, ये एकल दस्तावेज में पृष्ठ संख्या के रूप में रोमन और अरबी दोनों अंक में नहीं हो सकते हैं, ये गलत दे रखा है। बाकी अन्य कथन जो यहाँ पे है 1, 2 और सी ये कथन सही दे रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है? तो दोस्तों वो क्या होता है? डी मैक्स जो है ना, ये क्या करता है? अधिकतम मूल्य देता है, मैक्सिमम मूल्य देता है। पावर पॉइंट में एक खाली स्लाइड में बिंदीदार क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो पावर पॉइंट में जो खाली स्लाइड होता है बिंदीदार जो क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर कहते हैं। इंटरनेट की शुरुआत डैश के रूप में की गई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों की गई थी अमेरिका सुरक्षा बलों के नेटवर्क के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ईमेल एड्रेस जैसे कि someone@example.com का कौन सा हिस्सा डोमेन नेम होता है? तो दोस्तों इसमें डोमेन नेम जो आपके पास हो जाता है ना वो कौन सा होता है? .com जो होती है डोमेन नेम होता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि IN होता है, .gov होता है, इसमें क्या होते हैं? ये आपके क्या होते हैं? तो डोमेन होते हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो जिसमें जियो भी होता है ना, ये क्या होता है आपके पास? तो गवर्नमेंट का होता है, सरकारी होता है। निम्न में से कौन सा केंद्र हब का तत्काल उत्तराधिकारी है? तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे ये जो स्विचेज होती है ये केंद्राधिकारी का अधिकतम रूप होता है, उत्तराधिकारी होता है। और दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मॉलिशियस था या दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इनफिनिट लूप में नई प्रक्रिया बनाता है दोस्तों? तो वो क्या होगा? फॉर्क बॉम्ब बनाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट 1 को यहीं पे कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों अगर हमारा एफर्ट आपको पसंद आता है पसंद आ रही है, या आपका एफर्ट हमको लगता है कि हाँ सच में इसमें मेहनत हो रही है दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट्स कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।